Hello students, welcome to online platform of MGCI Fighter 2.0 Perfect Scorer series for Biology. Cell the Unit of Life में हम आगे बढ़ चुके हैं एंड आई होप सो कि आज का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा सेल चैप्टर में, बिकॉज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में ऑलरेडी हम प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट डिस्कस कर चुके हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम जब देख रहे हैं तो सेल ऑर्गेनिज्म में डबल मेम्ब्रेन देख चुके हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हम बात कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राइबोसोम के बारे में, दैट इज विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म। इसमें यूकैरियोटिक सेल में देखो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के राइबोसोम में काफी कुछ सिमिलैरिटीज है, बस सब यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ जाएंगे। राइबोसोम राइबोसोम के बारे में देखें तो राइबोसोम की डिस्कवरी किसने करी? पैलेडे, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। जॉर्ज पैलेडे, और इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? पैलेडे पार्टिकल। राइबोसोम के आसपास कोई मेम्ब्रेन है क्या? बिल्कुल नहीं। तो दिस इज विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल है, स्मॉलेस्ट। कैसा स्ट्रक्चर है? डेंसली स्टेन्ड। ग्रेन्यूलर है क्या? बिल्कुल है। सब माइक्रोस्कोपिक है। ग्रेन्यूलर है। अब राइबोसोम के टाइप्स, राइबोसोम के प्रकार अगर हम देखें तो राइबोसोम के प्रकार में क्या क्या आता है, देखो कहां कहां हो सकते हैं। प्रेजेंस पहले तो साइटोप्लाज्म में फ्री, फिर मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड, तीसरा ऑर्गेनल पे। ठीक है, अब तीन कंडीशन हो गई। अब इन तीन कंडीशन में मुझे बताओ कि साइटोप्लाज्म में अगर हम बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में कौन सा राइबोसोम मिल रहा है? दिस इज एटीएस। इस एटीएस की सब यूनिट -20 का रूल फॉलो कर देते हैं। यहाँ एटीएस -20, 80 -20 60, 60 -20 इज 40। तो दोनों मिला के होता तो 100 है, पर क्योंकि ओवरलैपिंग हो जाती है, दैट्स वाई 60 + 40 बिकम्स 80। ठीक है, अब क्योंकि राइबोसोम में केमिकल कंपोजिशन क्या है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, दैट मीन्स आरएनए भी है और न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए है। कौन सा आरएनए? आरआरएनए है, और साथ में प्रोटीन्स भी है। मेम्ब्रेन बाउंड में अगर हम देखें तो ईआर पे मौजूद है। कौन सी ईआर पे? आरईआर। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे कौन सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? आउटर। ठीक, ऑर्गेनल में अगर हम बात करें तो दो ऑर्गेनल में आपको मिल जाएगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑर्गेनल में माइटोकॉन्ड्रिया, और एक हो जाएगा प्लास्ट। अब बेटा यहाँ पर कौन से राइबोसोम है ये भी तो याद रखना है। आरईआर पे कौन सा मिलेगा? एटीएस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे कौन सा मिलेगा? एटीएस, क्योंकि साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। बट अगर हम सेल ऑर्गेनल की बात करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड किसी समय पर
प्रोकैरियोटिक सेल्स थी। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन सा राइबोसोम मिल रहा है आपको? इट इज 70S राइबोसोम। तो ये 70S राइबोसोम आपको दिखेगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर। अगर हम बात करें इनएक्टिव स्टेज में, तो इनएक्टिव स्टेज में राइबोसोम कैसा रहता है? 2 सब यूनिट्स। हम प्रोकैरियोटिक सेल में डिस्कस कर चुके हैं, लार्जर एंड स्मॉलर। कुछ इस तरीके से होती है ये लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट, और इनको एसोसिएट करने के लिए, जोड़ने के लिए लगता है मैग्नीशियम आयन, Mg2+ आयन। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखना, ये जो SS हम बात कर रहे हैं, दिस इज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या फिर स्वेडबर्ग्स यूनिट। अब ये स्वेडबर्ग यूनिट है क्या? दिस सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इज इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट है साइज एंड डेंसिटी। इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ साइज डेंसिटी। अब एक चीज ध्यान में रखना कि ये जो राइबोसोम है, इस राइबोसोम के बारे में हम पॉलीजोम प्रोकैरियोट में पढ़े हैं। एनसीईआरटी ने ये नहीं बोला है कि पॉलीजोम ओनली प्रोकैरियोट्स में है। हाँ, पढ़ाया जरूर प्रोकैरियोट्स में है, तो हम क्या सोचते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में ही मिलता है, नहीं। अगर हम बात करें यूकैरियोट्स में, तो यहाँ पर भी पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम प्रेजेंट है। अब राइबोसोम के काम क्या होते हैं? राइबोसोम है क्या? इट इज प्रोटीन फैक्ट्री, सेल्यूलर फैक्ट्री है। किसके लिए? सेल्यूलर फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो सेल्यूलर फैक्ट्री किसके लिए हो गई? प्रोटीन सिंथेसिस। आई बात समझ में? तो राइबोसोम के लिए इतना कंटेंट आपको पढ़ना है कि राइबोसोम है क्या, राइबोसोम की डिस्कवरी किसने करी, राइबोसोम क्या डेंसली स्टेन्ड है, माइक्रोस्कोपिक है, सब माइक्रोस्कोपिक है, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड है, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल है। यही चीजें आपकी एनसीईआरटी बोलती है, देखिएगा। राइबोसोम्स आर ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स। किसने डिस्कवर किए? जॉर्ज पैलेडे, एंड द ईयर इज 1953। 1953 हिस्टोरिक ईयर है। कुछ और भी हुआ था, बिल्कुल, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक। तो डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। याद रखना है, कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। आरएनए है, प्रोटीन है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S है, जबकि प्रोकैरियोटिक 70S है। पर हमने देख लिया कि यूकैरियोट में दोनों प्रकार के मिलते हैं। ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट्स, लार्जर एंड स्मॉलर। दोनों सब यूनिट्स कौन सी है ये भी बता दिया। 80S की 60+40, जबकि 70S की हम बात करें तो 50+30। S stands for the sedimentation coefficient, जो क्या बताता है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ साइज एंड डेंसिटी। यहाँ पर दोनों सब यूनिट्स दोनों में मिलेंगे, मतलब 70S की भी लार्जर और स्मॉलर है और 80S की भी लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट्स। क्लियर बच्चों? अब आगे बढ़ जाए हम अबाउट द साइटोस्केलेटन एलिमेंट। ठीक है, तो ये याद रख लेना राइबोसोम के बारे में। अगला चलते हैं साइटोस्केलेटन एलिमेंट। साइटोप्लाज्म में मिलने वाले स्केलेटन एलिमेंट्स, इसका मतलब ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेल के अंदर कुछ फ्रेमवर्क देता होगा। साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स नाम है, जैसे हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क देने वाला क्या है? बोन्स, मसल्स। अब यहाँ साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स कितनी मेम्ब्रेन से कंपोज्ड है?
साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स में अगर आ जाओ तो कंपोज्ड ऑफ एनी मेम्ब्रेन बाउंड है क्या, कोई मेम्ब्रेन है नहीं है, पर एनसीईआरटी ने ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स में कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो इसे याद रख लेंगे। ये कैसे है, इलैबोरेट है, फाइन पतले हैं, और साथ में इलैबोरेट फाइन स्ट्रक्चर्स हैं। कैसे बने हैं ये, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स है, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड। बिना किसी मेम्ब्रेन। अब अगर हम बात करें साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स की, तो इसमें 3 प्रकार के एलिमेंट्स आते हैं बेटा। साइटोस्केलेटन एलिमेंट में 3 आते हैं। एक माइक्रोफिलामेंट, दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल्स, और तीसरा इंटरमीडिएट। ठीक है, तो अब ये तीनों में से सबसे मोटा कौन सा है, थिक, ये है थिन, ये है थिक, और ये कैसा है, मीडियम। इंटरमीडिएट है ना, नाम में ही समझ में आ रहा है। यहां पर याद रखना माइक्रोफिलामेंट कैसे होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल, और बाकी ये 2 नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। ये भी कैसा है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। कहाँ होंगे, इंटरमीडिएट पहले याद कर लो। जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस की अंदर वाली मेम्ब्रेन के लिए एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स ऐसे कुछ होते हैं, और ये होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। इसके बाद अगर हम माइक्रोफिलामेंट की बात करें तो आप जूलॉजी में पढ़ेंगे अबाउट एक्टिन फिलामेंट्स। ये कॉन्ट्रैक्टाइल है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट है, इसीलिए ये क्या करा सकते हैं, एक तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व है। फिर दूसरी बात, अगर हम बात करें एंडोसाइटोसिस की, सेल के अंदर अगर एंडोसाइटोसिस किया जाता है, अमीबा जो स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन बताता है, वो भी किसके कारण है, माइक्रोफिलामेंट के कारण। ठीक है, अब अगला ये आपको डिटेल में पढ़ना है। दिस इज सीलिया फ्लैजिला में ये मिलेगा आपको, सेंट्रोजोम्स, फिर उसके बाद स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कराता है। तो ये सारा डिटेल में पढ़ना है, कौन सा, माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना। तो यहाँ इसका फंक्शन क्या होगा बेटा, अगर हम फंक्शन की बात करें तो एनसीईआरटी ने 3 फंक्शन लिखे हैं। मोटिलिटी में हेल्प करता है, दूसरा अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल सपोर्ट, तीसरा शेप देगा, क्या देता है, सेल्स को शेप। क्लियर है, तो साइटोस्केलेटन एलिमेंट में ये सारे आते हैं। अब ये बताएं कि सीलिया फ्लैजिला का जो सेक्शन दिया है एनसीईआरटी ने, उस सीलिया फ्लैजिला के सेक्शन में मेम्ब्रेन बताई है। तो बेटा होता क्या है, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन हो गई, यहां से अटैच्ड हो गई क्या, बेसल बॉडी। अब इसके अंदर चलता है, इसके अंदर जो भरा हुआ है, दिस इज एक्सोनीम। इस कोर को क्या बोलते हैं, एक्सोनीम। और इस एक्सोनीम के अंदर क्या मौजूद है, माइक्रोट्यूब्यूल्स।
उसका डायग्राम, हम उसका सेक्शन देखते हैं। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिख रही है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअल में क्या है, ये एक्सोनीम की बाउंड्री बना रही है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के आसपास नहीं है, तो ये बना रही है एक्सोनीम की आउटर कवरिंग। ठीक है, तो इसमें एक चीज याद रखें कि माइक्रोट्यूब्यूल्स से क्या बनेगा, माइक्रोट्यूब्यूल कंबाइन होके क्या बनाएंगे, एक्सोनीम। अब एक्सोनीम क्या बनाएगा, सीलिया या फिर फ्लैजिला। ठीक है, तो इसके डायग्राम को हम देख लें और एनसीईआरटी के पॉइंट्स को भी हम रेफर कर देते हैं। पर उससे पहले सीलिया फ्लैजिला में अंतर देखना पड़ेगा कि सीलिया फ्लैजिला में डिफरेंसेस क्या है। यहाँ यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, तो सीलिया फ्लैजिला सबसे पहली चीज, तो सीलिया और फ्लैजिला में से कौन सा हेयर लाइक आउटग्रोथ है, तो बच्चे बोलेंगे मैडम सीलिया, नहीं, दोनों। आपकी एनसीईआरटी ने बोला है कि ये हेयर लाइक आउटग्रोथ है, सीलिया एंड फ्लैजिला बोथ। ठीक है, तो दोनों ही क्या है, हेयर लाइक आउटग्रोथ। ठीक है, तो दोनों ही कैसे हैं, हेयर लाइक आउटग्रोथ है। अब अगर हम इसका डिफरेंसेस देख लें बेटा, तो इसके डिफरेंस में देखो, ये कैसा है, स्मॉल, ये कैसे है, कंपैरेटिवली लॉन्गर। अगर एक सेल बनाए तो एक सेल को ये ऐसे पूरे सरफेस पे कवर करते हैं, पर अगर आप फ्लैजिला की बात करें तो ये किसी एंड पे हो सकता है या दो एंड पे हो सकता है। तो न्यूमरस कौन से हैं, ज्यादा नंबर पे, न्यूमरस एंड पूरी सरफेस को कवर कर रहा है। इधर फ्यू इन नंबर, कहाँ हो सकता है, वन और टू एंड, या तो एक या दो सिरे पे। अगला देख लें, अगर हम सीलिया की बात करते हैं तो सीलिया में होगा क्या, देखो सीलिया का और फ्लैजिला का दोनों का डिफरेंस अगर अपन देखें तो सीलिया में सबसे पहली चीज, ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट दिखाते हैं। मूवमेंट कैसा है, कोऑर्डिनेटेड और लाइक, कैसा मूवमेंट है, कोऑर्डिनेटेड और लाइक। और ये कैसा मूवमेंट दिखाता है, इंडिपेंडेंट, विप लाइक, हंटर चाबुक जैसा। ये किसमें मौजूद है, सीलिया होता है यूकैरियोटिक सेल में। इधर ये बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट, दोनों में मिलेगा। अब यूनी और मल्टी में देखें तो सीलिया किसमें मिल सकता है, बोथ यूनी प्लस मल्टी, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर दोनों में मिल सकता है। और इसकी बात करें तो ओनली यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर्स में फ्लैजिला नहीं है। और सीलिया सेल मूवमेंट के साथ साथ किसको भी चलाता है, सराउंडिंग फ्लूइड। पर मुझे बताओ कि फ्लैजिला क्या सराउंडिंग फ्लूइड का मूवमेंट कराता है, नहीं, तो ओनली सेल मूवमेंट, सराउंडिंग फ्लूइड का मूवमेंट नहीं करा। तो अब इसका दोनों का अगर हम सेक्शन देखें तो इसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखती है बेटा, सेंटर में अगर अपन देखें तो एक
सेंट्रल शीथ मिलती है। अब दो प्रकार के माइक्रोट्यूब्यूल्स है, 1 2 3 4 8 9। ठीक है, ये कौन से हो गए माइक्रोट्यूब्यूल्स ए। अब एक माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसा होता है, एक हो गया आपका बी वाला। तो अब कुछ ऐसा दिखेगा बी, ये कुछ ऐसा बी, कुछ ऐसा। अब बेटा किसको किससे जोड़ना है, ए को बी से, ए को बी से जोड़ना है। ठीक है, किसके ए को बी से जोड़ोगे, ये ऐसा, ये ऐसा, ये जुड़ गए ए और बी। पर ये सेंट्रल शीथ में भी तो मौजूद होंगे ना, सेंट्रल शीथ के अंदर भी सिंगल सिंगल है, ये ए है और फिर दूसरा क्या बनाओगे, बी वाला। अब ये ए और बी को भी जोड़े हुए कौन है, लिंकर, ये लिंकर है। तो ये क्या है बेटा, डबलेट्स। अब आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे जो ए से निकलते हुए हैं, 5 काउंट कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5, ऐसे सभी ए से आपको बना लेना है। ठीक है, अब ये जो होते हैं दीज आर डाइनिन आर्म्स, एक्चुअल में इनका मूवमेंट ही वो है जिसके कारण से सीलिया फ्लैजिला मूव करते हैं। आपके रेडियल स्पोक्स ए से सेंट्रल शीथ को जोड़ते हुए, तो अगर रेडियल स्पोक्स की संख्या कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, 9, क्योंकि 9 क्या है, डबलेट्स है। अब इसमें आपको क्या पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट दिख रहा है, 9 + 2, 9 बाहर डबलेट, पेरिफेरल डबलेट्स और 2 अंदर सिंगलेट्स। अगर हम बोलें कि टोटल माइक्रोट्यूब्यूल कितने हैं, टोटल माइक्रोट्यूब्यूल, तो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्या क्या आ जाएगा बताओ। टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स मतलब बाहर पेरिफेरी पे 9, 9 × 2 कर दो, कितना हो जाएगा, तो बाहर है 18 और बीच में है 2, तो टोटल हो जाएंगे 20। याद रखना, क्या यूकैरियोटिक फ्लैजिला और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला अंतर है, हाँ एनसीईआरटी ये लाइन लिखती है, क्योंकि अगर हम बात करें यूकैरियोट में, तो यूकैरियोटिक फ्लैजिला में क्या एब्सेंट होता है, हुक एब्सेंट। ये मैंने जब प्रोकैरियोट बता रही थी उस समय भी बताया। ठीक है, तो देख ले हम कि एनसीईआरटी भी यही सारी चीजें बता रही है क्या। देखो साइटोस्केलेटन एलिमेंट, साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स में एक इलैबोरेट नेटवर्क है फिलामेंटस प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स। कौन से प्रोटीन आपको बोल सकते हैं आप इसमें, टिब्यूलिन प्रोटीन, टिब्यूलिन। ठीक है, सो टिब्यूलिन प्रोटीन। अब इसमें देखो साइटोप्लाज्म में है ये फिलामेंट्स, इनका फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट है, मोटिलिटी है और शेप का मेंटेनेंस है। जो डायग्राम हमने अभी बनाया था वही डायग्राम देखो एनसीईआरटी ने दिया है। और सेंट्रल शीथ दिख रही है आपको, एक्सोनीम कंटेंट, ये जो बाहर जो दिखाया जा रहा है आपको, ये इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब एक्सोनीम है। ये अंदर जितनी भी चीजें हैं ना बेटा, दिस इज एक्सोनीम कोर। अब इस कोर के अंदर देखो 9 पेरिफेरल डबलेट्स, कितने डबलेट्स हैं, 9, और अंदर ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हैं, 2। ये वाले आर्म्स को अपन ने लेबल करा था डाइनिन आर्म।
ठीक है, और लिंकर्स जो जोड़ रहे हैं इसको इंटरडबलेट रिंग्स, इंटरडबलेट ब्रिजेस। अब डिफरेंस देख लेते हैं जो हमने लिखा है। सीलिया फ्लैजिला में सीलिया एंड फ्लैजिला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ, बोल दिया तो हेयर लाइक आउटग्रोथ किसके लिए शब्द यूज करा है? सीलिया फ्लैजिला दोनों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, सीलिया आर स्मॉलर स्ट्रक्चर्स विच वर्क्स लाइक ओर्स causing the movement of either the cell or the surrounding fluid, but flagella comparatively longer है और सेल की मूवमेंट कराता है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया also possess flagella, पर ये अंतर है यूकैरियोट, हम देख चुके हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने बताया सीलिया फ्लैजिला में कि वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है, सीलिया फ्लैजिला कवर्ड है, साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स नहीं। नेक्स्ट, अब इसके कोर को एक्सोनीम बोला, विच कंटेन many microtubules running parallel to the long axis. इस एक्सोनीम में यूजुअली 9 डबलेट्स रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है और सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स है। Such an arrangement of exonymal microtubules is referred as 9+2 array. Array मतलब arrangement. Central tubules connected है रेडियल ब्रिज आपस में इंटर डबलेट ब्रिजेस से और इनक्लोज्ड है सेंट्रल शीट। जब बात करें कि कितनी रेडियल स्पोक है तो कितनी हो जाएंगी? 9, देखो लिखा है 9 रेडियल स्पोक। पेरिफेरल डबलेट्स इंटरकनेक्टेड किससे है? लिंकर्स से। सीलिया फ्लैजिला जिस बॉडी से निकलते हैं उसका नाम है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम के बारे में भी देख ले कि सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स है क्या। देखो सेंट्रोसोम को हम बेटा डिप्लोसोम भी बोलते हैं। सेंट्रोसोम को और किस नाम से जाना जाता है? डिप्लोसोम, है ना। अब सेंट्रोसोम में क्या है? पेयर्ड स्ट्रक्चर्स है, ये कुछ ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। इसके आसपास आपको कुछ मैट्रिक्स दिखेगा जिसे बोलते हैं पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स। तो दो सेंट्रियोल्स मिलके डिप्लोसोम या सेंट्रोसोम बनाते हैं, 90 डिग्री पे अरेंज्ड है और इसके आसपास अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल है। सेंट्रियोल्स की बात करें तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ये, कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर। इस बार का नीट का क्वेश्चन आया था, कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर आपको मैच करना था, मैच द कॉलम में, एंड इट वाज सेंट्रोसोम्स। ठीक है, अब आगे चले। जैसे हमने बेटा डायग्राम देखा था ना सीलिया फ्लैजिला का, उसमें बस अंतर क्या है कि यहाँ पर कितनी है? 3, 1 2 3। ये कुछ ऐसी है ना। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ट्रिपलेट्स है। ये क्या है? ट्रिपलेट्स। ये किसका सेक्शन देखा हमने? सेंट्रियोल्स का सेक्शन। सेंट्रोसोम में तो अरेंजमेंट है ना 90 डिग्री पे, पर एक सेंट्रियोल का सेक्शन देखोगे तो ये दिखेगा ए बी सी अरेंज्ड है। देखो ए बी सी। अब इसमें जोड़ने वाला कौन, जोड़ता कौन है? देखो ये ए को सी से, फिर इसका ए सी से, फिर ये, फिर ये, फिर ऐसा, ऐसा, ऐसा। तो ये जो स्ट्रक्चर है बीच में होता है प्रोटीन का हब, कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है और बीच में भी ये रेडियल स्पोक से जुड़े हुए हैं। तो ये दिखता कैसे है? कार्टव्हील लाइक, बैलगाड़ी का पहिया, ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। इसका अरेंजमेंट अगर अपन बोले तो बेटा 9+0, बीच में आपको प्रोटीन हब मिलता है। प्रॉक्सिमल रीजन को सेंट्रियोल में क्या दिखेगा? देखो सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन में हब है जो कनेक्टेड है किससे? ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक्स ऑफ मेड अप ऑफ प्रोटीन। कितने स्पोक्स मिलेंगे? 9।
ये सीलिया फ्लैजिला बनाता है जो स्पिंडल फॉर्मेशन भी करता है एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। अब न्यूक्लियस की हम बात करते हैं। न्यूक्लियस एक ऐसा टॉपिक है जो आपको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में भी इम्पोर्टेंट है, सेल डिवीजन भी आप न्यूक्लियस की इंफॉर्मेशन के बिना नहीं कर सकते। तो यहाँ पर न्यूक्लियस में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, देखो सबसे पहली चीज तो इसकी डिस्कवरी करने वाले रॉबर्ट ब्राउन, और इन्होंने इसे रिगार्ड किया था एज अ सेल ऑर्गेनेल। बट हम जानते हैं कि न्यूक्लियस की पोजीशन अलग हुई है, सेल ऑर्गेनेल बोल के उसकी इंसल्ट नहीं कर सकते। पर इन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने रिगार्ड किया था किसे, न्यूक्लियस को एज अ सेल ऑर्गेनेल। ईयर याद रखना है 1831। अब न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट है उसे हमने बोला न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड में एसिडिक है, तो इसे स्टेन करने के लिए क्या यूज करा होगा, बेसिक डाई। अब स्टेन करने वाले साइंटिस्ट आ गए थे फ्लेमिंग, इन्होंने स्टेन किया बेसिक डाई से। ठीक है, तो अलग अलग डाइज होती हैं न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की बात करें तो एसिटोकार्मीन उसे स्टेन करता है, पश्चिन ब्लू उसे स्टेन करता है। तो स्पेसिफिक ये आपको ऐसा स्टेन याद नहीं रखना, बस ये याद रखें कि बेसिक डाई है। यहाँ पर न्यूक्लियस का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो एक यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में वेल डेवलप्ड है। वेल डेवलप्ड का मतलब होता है मेम्ब्रेन बाउंड। अब इसका डायग्राम मैं बता देती हूँ बिकॉज एनसीईआरटी ने डायग्राम थोड़ा सा कम क्लियर दे रखा है। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस में इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, इस आउटर मेम्ब्रेन को देखोगे तो इस आउटर मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन से आपको आर ई आर निकलती हुई दिखती है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन से दिखती है। नाउ अब इसके ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपको जिसे हम बोलते हैं राइबोसोम। अभी पढ़ा था ना, राइबोसोम के ऊपर न्यूक्लियर एनवलप के ऊपर, न्यूक्लियर एनवलप के ऊपर आपको क्या मिलते हैं, राइबोसोम। अब ये जो राइबोसोम है ये टीएस टाइप का राइबोसोम था, साइटोप्लाज्म से डायरेक्ट कांटेक्ट में था। इसके बाद इसके अंदर कुछ होता है जेनेटिक मटेरियल, ऐसे धागे जैसे जेनेटिक मटेरियल जिसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन। ये क्या है, क्रोमैटिन। ठीक, दिस इज व्हाट आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब दो मेम्ब्रेन जहां फ्यूज होती है, देखो जहां ये दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज होती है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलोगे यहाँ पर, न्यूक्लियर पोर। काम क्या है, अरे जो अंदर एमआरएनए बनेगा वो बाहर निकल के आएगा, कहाँ से आएगा, न्यूक्लियर पोर से आएगा। फिर इसके बाद इसमें आपको दिखेगा ऐसा एक ग्रेन्यूलर बॉडी जिसको हम किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के आसपास कोई मेम्ब्रेन है क्या, नहीं है। इसका मतलब कि जितना भी कंटेंट न्यूक्लियोप्लाज्म का होगा उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का नंबर वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन प्रोटीन रिक्वायरमेंट, क्योंकि यहाँ पर आरआरएनए का फॉर्मेशन होता है। आरआरएनए रिक्वायर्ड है राइबोसोम फॉर्मेशन के लिए और राइबोसोम रिक्वायर्ड है प्रोटीन के लिए। आई बात समझ में, क्या पढ़ा अपन ने, न्यूक्लियस के अंदर जो बॉडी है न्यूक्लियोलस, इसमें है एनओआर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। यहाँ पर आरआरएनए बनाएगा, ये आरआरएनए किसे बनाता है, राइबोसोम को। राइबोसोम क्या बनाएगा, प्रोटीन। मतलब हम ये बोल सकते हैं
कि जिस सेल में प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है उसमें न्यूक्लियोलाई का नंबर ज्यादा भी हो सकता है। ये पढ़ेंगे हम, एनसीईआरटी लिखती है, ठीक है। तो इतना कंटेंट हमें पता होना चाहिए। कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिसमें बाय न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, वो क्या है, पैरामीशियम। कुछ ऐसी सेल्स हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, वो क्या है, मसल सेल्स, टेपेटम। तो ऐसे नाम हम बार बार पढ़ते हैं और याद भी रखना है आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में, ठीक है। सिनोसिटिक बोलते हैं, सिंसाइशियम बोलते हैं। तो दिस इज अबाउट द न्यूक्लियस। अब इसके बाद हम कंटेंट देख लें कि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल क्या रहता है, ठीक है। तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में ये ऐसा, ये क्या है आपका डीएनए। ये डीएनए थोड़ा सा कंडेंस हुआ, थोड़ा सा ज्यादा कंडेंस हुआ, और भी ज्यादा कंडेंस्ड हो गया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। तो आपको समझ में आएगा कि डीएनए कंडेंस हुआ तो ये क्या है, यूक्रोमैटिन। ये क्या है, हेटेरोक्रोमैटिन। फिर ये जो स्ट्रक्चर्स है दीज आर क्रोमेटिड आर्म्स हैं। इसके पास में एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। ये क्या है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज सेंट्रोमियर। अब इस बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि क्रोमोसोम को स्पिंडल से जोड़ने वाला कोई डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है और उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है, काइनेटोकोर। दिस इज डिस्क लाइक। अब कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जिनमें एक सेट पोर्शन होता है, दिस इज व्हाट, सैटेलाइट। कौन सा पोर्शन है ये, सेट क्रोमोसोम्स में सैटेलाइट पोर्शन। तो क्रोमोसोम के अंदर आपने देख लिया आर्म्स जो क्रोमैटिड, फिर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और ये कहाँ मिलता है, मेनली सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में आपको मिलेगा सैटेलाइट। सेल डिवीजन के दौरान क्रोमेटिन दिखेगा कि क्रोमोसोम, ये एनसीईआरटी में मैं मार्क कराऊंगी पॉइंट आपको कि जो भी न्यूक्लियस दिखा आपको वो न्यूक्लियस किस स्टेज में दिखा, इंटरफेज में, नॉन डिवाइडिंग फेज में। क्योंकि अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो न्यूक्लियर एनवलप टूट जाता है और सेल डिवीजन के दौरान आपका क्या दिखता है, क्रोमोसोम। क्रोमेटिन नहीं दिखता, हाँ क्रोमेटिन तो कंडेंस हो जाता है ना, तो ये क्रोमोसोम दिखता है। सबसे बेस्ट स्टेज कौन सी है जिसमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, दिस इज मेटाफेज। यहाँ पर बेस्ट स्टेज है, इसलिए टू काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम और साथ में टू स्टडी मॉर्फोलॉजी। क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी देखने के लिए सबसे बेस्ट स्टेज कौन सी है, बेस्ट स्टेज इज मेटाफेज। तो न्यूक्लियस किस में दिख रहा है, इंटरफेज स्टेज में, क्योंकि तभी तो सारी मेम्ब्रेन इंटैक्ट है। रेस्टिंग फेज में सेल डिवीजन के दौरान आपको क्रोमोसोम दिखता है, और बाकी सारी स्टेजेस की बात करेंगे, ये हम देख लेते हैं अब एनसीईआरटी से। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में देखो सेल ऑर्गेनेल, एज अ सेल ऑर्गेनेल पहले डिस्क्राइब करा था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, और फिर बेसिक डाई से स्टेन करा था उसे, क्रोमैटिन बोला गया था, किसके द्वारा, फ्लेमिंग ने बोला। इंटरफेज न्यूक्लियस दिखा भी मैंने बताया ना कि जब सेल नॉन डिवाइडिंग है, हाईली एक्सटेंडेड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स है जिसे आपने बोल दिया क्रोमैटिन। न्यूक्लियर मैट्रिक्स में एक से ज्यादा स्फेरिकल बॉडी हो सकती है, एक से ज्यादा न्यूक्लियोलाई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ने बताया
कि ये मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है ये कितनी है, 10 से 50, याद रखना 10 से 50 नैनोमीटर पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और ये बैरियर है किसके बीच में, साइटोप्लाज्म के और न्यूक्लियस के बीच, ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कंटिन्यूअस, आउटर मेम्ब्रेन देखो कंटिन्यूअस हो गई किसके साथ, ये देखो ये इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है इसलिए मैंने डायग्राम बनाया आपको। अब आउटर मेम्ब्रेन किसके साथ कंटिन्यू हो जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्या है उसके पास, राइबोसोम। नंबर ऑफ प्लेसेस न्यूक्लियर एनवलप इज इंटरएक्टेड बाय पोर्स, वो है क्या, दो मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बने। हमने देखा था ना अभी कि जो न्यूक्लियर पोर्स है, देखो फिर से बता देती हूँ, न्यूक्लियर पोर्स जो थे आपके, वो न्यूक्लियर पोर कैसे बने थे, न्यूक्लियर पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन, ये दो मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बना है, फ्यूज्ड की मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बताया है कि बोथ द डायरेक्शंस में मटेरियल जा सकते हैं न्यूक्लियर पोर से, आरएनए की बात करें या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की बात करें, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट है। नॉर्मली देयर इज वन न्यूक्लियस पर सेल, नॉर्मली एक न्यूक्लियस होता है, पर अगर अपन वेरिएशन देखें तो मैंने बताया था बाई न्यूक्लिएटेड भी हो सकती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकती है, और कुछ सेल्स में तो मेच्योर सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट हो गया तो इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं ई न्यूक्लिएट, न्यूक्लियस एब्सेंट है, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस तो ई न्यूक्लिएट, ठीक है। नाउ न्यूक्लियर मैट्रिक्स में न्यूक्लियोप्लाज्म है जिसमें आपको न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन मिलेगा। न्यूक्लियोलाई क्या है, ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स है जिसका कंटेंट कंटिन्यूअस है विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि क्या एब्सेंट हो गया यहाँ पर, इधर एब्सेंट हो चुका है मेम्ब्रेन, ये एक्टिव साइट्स है किसकी, राइबोसोम फॉर्मेशन, आरआरएनए के लिए। और यहीं पर देखो सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व जो प्रोटीन सिंथेसिस में है और उसमें न्यूक्लियोलाई का नंबर बढ़ जाता है। नेक्स्ट देख ले, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखो, जब आप डिवीजन की बात करें तो डिवाइडिंग सेल्स में क्या होता है, डिवाइडिंग सेल्स के अंदर क्या होगा बताओ, क्रोमोसोम बनेगा कि क्रोमैटिन बनेगा, डिवाइडिंग सेल्स में बनेगा क्रोमोसोम। यहाँ पर कुछ बेसिक प्रोटीन्स होते हैं क्रोमैटिन में, ये लाइन अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमैटिन इक्वल्स टू व्हाट, क्रोमैटिन इक्वल्स टू आरएनए, भूल जाते हैं हम, डीएनए, स्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, नॉन स्टोन प्रोटीन भी है साथ में, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए लिखा है ना यहाँ पर, सम डीएनए, सम बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आल्सो आरएनए, तो आरएनए को भूलना नहीं। ह्यूमंस की अगर एक सेल की बात करें तो एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 2n इक्वल्स टू 46। अब ये 2n इक्वल्स टू 46 क्रोमोसोम्स में 2.2 मीटर का डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं सोचना है कि एक सेल है तो उसमें 2.2 मीटर के ऐसे कितने डीएनए होंगे, बोले 46, नहीं, 2.2 मीटर का डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखो 2.2 meters DNA distributed among its 46 chromosomes pairs. You will study this in detail, हाँ molecular genetics में अपन पढ़ेंगे। Every chromosome जो आपको दिख रहा है डिवाइडिंग स्टेज में, उसमें प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन मिल रहा है, दैट इज सेंट्रोमियर। इसके अलावा आपको दिखेगा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर कैसा स्ट्रक्चर है, डिस्क लाइक, जिससे अटैच होता है क्रोमोसोम्स विद स्पिंडल फाइबर। सेंट्रोमियर होल्ड द टू क्रोमैटिड्स। बेस्ड ऑन दिस पोजीशन आप अलग अलग शेप का बता सकते हैं, देखो अलग अलग शेप का क्रोमोसोम। अगर सेंट्रोमियर सेंटर में है, दिस वन इज मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक का याद रखना, दोनों आर्म्स इक्वल होते हैं तो इसे
कुछ ऐसा शेप माना जाता है। कौन सा शेप है? वी शेप। ठीक है, पर अगर सेंटर से थोड़ा सा हट जाए, थोड़ा सा स्लाइट शिफ्ट है, तो एक आर्म थोड़ा सा बड़ा और एक आर्म थोड़ा सा छोटा होगा। तो इसका शेप सेकंड अगर स्लाइटली शिफ्ट हो जाए तो सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में स है ना, स से स्लाइटली शिफ्टेड, तो आपका एक आर्म थोड़ा सा बड़ा, एक आर्म थोड़ा छोटा, तो कैसा हो जाएगा? एल शेप। अब एक्रोसेंट्रिक में क्या हो गया? अपेक्स के पास में पहुंच गया, टिप पे गया नहीं। हाँ, तो इसमें क्या शेप दिखेगा? जे शेप। एक आर्म बहुत छोटा और एक आर्म बहुत बड़ा, पर लास्ट में हमें सिर्फ सेंट्रोमियर टिप पे पहुंच जाता है और एक आर्म विजिबल है, ओनली वन आर्म विजिबल। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक आर्म किसमें दिखता है, तो हम क्या बताएंगे? टीलोसेंट्रिक। कौन सा हो गया ये? टीलोसेंट्रिक। तो ये चारों डेफिनेशंस आपको एनसीईआरटी भी देती है। आई शेप याद रखना बेटा। ये देखो लिखी है एनसीईआरटी ने डेफिनेशन, मेटासेंट्रिक क्या है? मिडिल में है, दो इक्वल आर्म्स है, सेंट्रोमियर मिडिल में हो गया, स्लाइटली अवे अगर हो गया तो सब मेटासेंट्रिक, और अगर एक्रोसेंट्रिक है तो एक आर्म बहुत ज्यादा छोटा और एक बहुत बड़ा हो जाएगा। ये याद रखना। जो शॉर्ट आर्म है उसके लिए अपन एक नोटेशन देते हैं, क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म को बोलते हैं पी आर्म। पी मतलब छोटा, पेटिट, और जो बड़ा आर्म है उसे क्या बोला जाता है? क्यू, है ना, ये याद रख लेना, पी आर्म एंड क्यू आर्म। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। इसके बाद एक छोटी सी हेडिंग है माइक्रोबॉडी, है ना। सैटेलाइट के बारे में भी हम देख चुके हैं, सैटेलाइट क्या होता है सैटेलाइट के बारे में देख चुके हैं, यहाँ पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन में भी मिलता है। अब अगला अपन देख ले कि माइक्रो बॉडीज में क्या क्या आता है। देखो माइक्रो बॉडीज में याद रखना, ये विदाउट मेम्ब्रेन है। मेनी मेम्ब्रेन बाउंड से ये मत समझना कि बहुत सारी मेम्ब्रेन है, कैसा है ये? विदाउट मेम्ब्रेन। अब इसमें तीन है, पैरोक्सिसोम्स, ग्लायोक्सिसोम्स और स्पिरोसोम। तीसरा क्या है? स्पिरोसोम। ठीक है, तो याद ये रख लेना कि पैरोक्सिसोम की अगर हम बात करें तो ये दोनों प्लांट प्लस एनिमल दोनों में है। प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन कराता है, एनिमल्स में पेरोक्साइड इफेक्ट को कम करता है। ग्लायोक्सिसोम ओनली प्लांट, जर्मिनेटिंग सीड्स में है, कैस्टर ग्राउंडनट में। स्पिरोसोम की बात करें तो ये मिलेगा सिर्फ प्लांट में, इसे अपन बोल सकते हैं प्लांट लाइसोसोम। बस इतना याद रखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं। ठीक है, so this is microbodies and this completes our chapter cell। ठीक है, तो सेल की समरी एक बार रीड कर ले। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड एग्रीगेट्स ऑफ सेल। सेल वेरी इन देयर शेप, साइज, एक्टिविटीज, हाँ जानते हैं हम, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। हमने ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक बोला। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन्स है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म। Plant cell have a cell wall outside the cell membrane. Plasma membrane is selectively permeable. Plasma membrane कैसी है? Selectively permeable है, और जो फैसिलिटेट करती है ट्रांसपोर्ट को थ्रू सेवरल मॉलिक्यूल्स, या फिर बोल सकते हो आप कि वो ट्रांसपोर्ट एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। दी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स ईआर, गोल्गी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। सारे सेल ऑर्गेनेल्स डिफरेंट बट स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया फ्लैजिला, जो फैसिलिटेट करते हैं लोकोमोशन को, मूवमेंट को। सेंट्रियोल्स स्पिंडल बनाता है जो सेल डिवीजन में मदद करेगा। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलाई
एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियोलाई और क्रोमैटिन नेटवर्क मिलेगा. Not only controls the activities of organelle but also plays major role in heredity. इसीलिए जेनेटिक्स में भी पढ़ते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या है देखो, टिब्यूल्स या सिस्टर्नी, इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया था. जब मेन कंटेंट में ईआर बताया था तो टिब्यूल्स और सिस्टर्नी बताया था. तो याद रखना है कि टिब्यूल्स और सिस्टर्नी किसमें मौजूद है. टिब्यूल सिस्टर्नी ईआर का पार्ट है. दे फॉर्म टू टाइप्स, रफ एंड स्मूथ. ER help in transport of substance, synthesis of protein, lipoprotein, glycogen. पैकेजिंग कौन करता है, गोल्गी. सिक्रीशन का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम गोल्गी का हो गया. लाइसोसोम सुसाइडल बैग जो डाइजेशन करते हैं सभी प्रकार के मैक्रोमोलिक्यूल्स का. राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस. ये फ्री भी हो सकते हैं और ER से एसोसिएटेड भी हो सकते हैं. ठीक है. यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से एटीपी जनरेट होता है. डबल मेम्ब्रेन है और प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन है पर उसके अंदर पिगमेंट्स मिलते हैं. प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द सनलाइट. ग्रैना क्या करता है, इसी के अंदर तो पिगमेंट है थैलेकॉइड्स में. और स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन. फिर हमने देखा कि बहुत सारे अलग अलग पिगमेंट्स मिल सकते हैं. कैरोटीन, ज़ैंथोफिजिन के आधार पर हमने प्लास्टिड को डिफरेंशिएट किया. इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म फॉर्म द क्रोमैटिन. इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनक्लोजेस द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द क्रोमैटिन मटेरियल. और इसलिए सेल को हमने क्या बोला, द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ या फिर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. So this completes our chapter.